हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग एंजॉय करेंगे कूलॉम्स लॉ को। अभी हमने बेटा रिसेंटली जो चार्जिंग मेथड्स हैं उनको कंप्लीट किया है और हम लोग बच्चों अब स्टार्ट करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ को। चलिए बहुत मजे करेंगे यार इसके अंदर। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ, ठीक है। कूलॉम्स लॉ एक्सपेरिमेंटली है, समझ रहे हो, एक्सपेरिमेंटली कूलॉम्स लॉ इन्हीं के नाम पर है भाई। लॉ इन्होंने दिया तो इनके नाम पे रख दिया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। कूलॉम्स लॉ का मतलब क्या, जैसे हम लोग ग्रेविटेशन 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि पॉइंट मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। और उसको बोलते हैं हम लोग वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, बिकॉज जो फोर्स है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है ग्रेविटेशन लॉ। सही है। सेम बच्चों आज हम बात करेंगे बेटा यहां पर कूलॉम्स लॉ के बारे में। तो कूलॉम्स लॉ के बारे में हम कुछ चीजें सीखें भाई। सबसे पहले बेटा मैं इन एयर और वैक्यूम की बात करते हैं। इन एयर और वैक्यूम। बच्चों एयर में दो पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं इस तरीके से, समझ रहे हो, दो पॉइंट चार्ज रखे हुए बेटा। इधर एक पॉइंट चार्ज यहां Q1 एंड सेकेंड पॉइंट चार्ज यहां Q2। सपोज इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, R, ठीक है। दूसरा मैंने एक और पेयर बना रखा है यहां पर बच्चों। एक चार्ज है सपोज यहां Q1 एंड दिस इज Q2 और यहां पर बेटा पोलैरिटी ले रखी है मैंने अपोजिट, रिवर्स पोलैरिटी। अब बच्चों यहां पर क्या होगा, पॉइंट चार्ज है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, याद हो तो, कि दो लाइक पॉइंट चार्ज ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। हालांकि ये बॉडीज होती तो कुछ और हो सकता था, वहां याद है तुम लोगों को मैंने कल बताया था कि भाई मैग्नीट्यूड में लार्ज डिफरेंस होगा तो वहां पे मे बी अट्रैक्शन, बट पॉजिटिव और पॉइंट चार्ज केस में यार हमेशा क्या होगा, लाइक चार्ज रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब बच्चों सुनिएगा बेटा कूलॉम्स लॉ क्या कहते थे, ध्यान समझो बेटा इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है। अब देखो इन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन, इस पर फोर्स इधर लग रहा होगा और रिपल्शन की वजह से इस पर फोर्स इधर लग रहा होगा। यहां पर बेटा अनलाइक चार्ज है तो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, समझ रहे हो। डिस्टेंस मान लेते हैं इनके बीच में R, ठीक। बच्चों ये फोर्स Q1 पर कौन अप्लाई कर रहा होगा, ये इस चार्ज Q1 पर कौन अप्लाई कर रहा है, Q2। तो हम इस फोर्स का नाम लिख देते हैं बच्चा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, नाम है सिर्फ। ऐसे यहां पर बात करूं बेटा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, क्योंकि यहां पे जो फोर्स लग रहा होगा बेटा Q2 पर, वो कौन फोर्स लगा रहा होगा, Q1। बोलो क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए अब ऐसे यहां पर बच्चों नाम समझ आ रहा है, नाम में इस नाम में से कौन सी बड़ी दिक्कत आ गई, ध्यान से सुनो बेटा। 1 पर ये चार्ज 1 है, Q1 है, इस पर फोर्स कौन लगाएगा, Q2 पर फोर्स कौन लगा रहा है, Q1, समझ रहे हो। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, एक मिनट थोड़ा डिस्टर्ब होगा आपको, एक कॉल। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो बच्चों इस फोर्स का नाम क्या आ जाए बेटा, फोर्स ऑन 2, मतलब इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, 1 की वजह से, क्योंकि 1 इसको रिपेल कर रहा हो भाई। एक दूसरे को रिपेल, देखो ये जैसे एक ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये रिपेल कर रहे हैं, तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, समझ रहे हो। तो ये बच्चा हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 2, इस पे लगने वाला फोर्स है ये किसकी वजह से, 1 की वजह से, मतलब इस Q1 की वजह से, Q1 इस पे धक्का दे रहा है। ऐसे यहां पर बच्चों क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, अरे नाम में कंफ्यूज मत रहो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लिख रहा हूं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 नाम लिखे हुए हैं सिर्फ। बेटा अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या बोला गया कि ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये इसका मैग्नीट्यूड, या फिर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस
Q1 एंड Q2। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस लिखूं तो और अच्छा रहेगा बेटा, बोल के भी बोल सकते हैं और ये सिंबल का मतलब भी समझ सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दिस रिलेशन 1, दिस रिलेशन 2। बच्चों इस फोर्स को हमने कॉमन फोर्स F नाम दे दिया, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, इसको हमने नाम क्या दे दिया बेटा, F। ये अलग अलग नाम थे, ये अलग अलग नाम थे बेटा, और हमने कॉमन फोर्स का नाम दे दिया F। अब बच्चों यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि चाहे आप फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालो या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालो, दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा रहेगा, सेम। यानी जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना ही इस पे लगेगा, समझ लो। ऐसा नहीं होगा कि सर ये तो ज्यादा बड़ा चार्ज है तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, ऐसा नहीं। इंडिविजुअल चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है फोर्स। किस बात पे डिपेंड करेगा बेटा, ये फोर्स जो लगता है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, वो चार्जेस के प्रोडक्ट, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल चार्ज पर डिपेंड करेगा, सर ये ज्यादा बड़ा चार्ज है तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, ये छोटा चार्ज है तो कम फोर्स अप्लाई करेगा, ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं, दिमाग से निकाल दो, हटा दो। इंपॉर्टेंट क्या है बेटा कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, नॉट प्रोपोर्शनल टू द इंडिविजुअल चार्जेस। इंडिविजुअल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, इस फोर्स को मतलब है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस से, ठीक है। चलिए तो बच्चों यहां से हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं बेटा, तो फोर्स की वैल्यू यहां से आ जाती है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है यहां पे K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। कितना होगा बेटा, K इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है सर, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, समझ रहे हो, और एयर भी बोल सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ एयर, क्लियर। क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले लिखाया है कूलम्ब्स लॉ इन एयर और वैक्यूम, मीडियम में क्या होता है वो दूसरे स्टेप पे समझाऊंगा, अभी मैं समझाना चाह रहा हूं बेटा कूलम्ब्स लॉ इन वैक्यूम क्या होगा, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ये आ जाएगा, ठीक है। K इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू इतनी होती है, और वैल्यू भी लिख देते हैं 9 × 10⁹, सही है। यूनिट भी लिख देता हूं इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, अभी बताते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्टेटमेंट लिख दें यार, स्टेटमेंट क्या आ जाएगा बच्चों। अब यहां से ऑब्जर्व करके आप खुद लिख सकते हो, क्या लिखोगे भाई बताओ, देखो ध्यान से बेटा, ये फोर्स कैसा, दो चीजें सामने लिखी हुई है वैसे लिख सकते हो, जैसे 11th क्लास में ग्रेविटेशन में लिखा था वैसा ही स्टेटमेंट यहां लिख सकते हैं यार। क्या लिखेंगे बताओ, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज, फोर्स क्या बोल सकते हो यार, रिपल्शन फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स बोल सकते हो, तो क्या बोल सकते हैं, फोर्स बिटवीन टू चार्ज, ये मे बी रिपल्सिव मे बी अट्रैक्टिव हो सकता है, तो फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, समझ रहे हो। तो ये हम लोग स्टेटमेंट यहां पर लिख सकते हैं। चलिए स्टेटमेंट लिख देता हूं अभी, चलिए बच्चों स्टेटमेंट लिख दें। तो स्टेटमेंट क्या आएगा बेटा, यहां से लिख सकते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट, ध्यान से, टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of
या ऐसा बोल सकते हो भाई इसमें कहीं हम लोग कोई एरर ना कर दें तो बेटा मैग्नीट्यूड बोलो, क्यों कुछ बच्चे साइन न ले लें इसमें, स्केलर फॉर्म में बेटा बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा फिर, ठीक है, साइन ले तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। चलिए तो हम क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली proportional to square of distance between them। ठीक है बेटा, क्या लिखा हुआ बताओ स्टेटमेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो बेटा फोर्स में बी अट्रैक्टिव में बी रिपल्सिव, हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेंगे इसको। फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता था, रिपल्सिव भी हो सकता था। बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, ध्यान से पॉइंट चार्ज समझ लो, पॉइंट चार्ज बहुत जरूरी है यहां पर। ऐसा नहीं बॉडीज के बीच में अप्लाई कर दो, बॉडीज के बीच में भी अप्लाई होगा, बट यहां पर थोड़ा वहां थोड़ी सी कुछ अलग लाइन होगी, ठीक है। तो ये लॉ जो है वो किस पर अप्लाई हुआ बेटा, पॉइंट चार्ज पर। चलिए, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। बेटा प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ले लिया, समझ रहे हो, टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चों, चलिए अब आता है सर यहां पे यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के जो है, के की यूनिट क्या लिखें सर। तो बच्चों के की जो एसआई यूनिट है बेटा, एसआई यूनिट क्या है, के इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट देखो, के की यूनिट आप खुद निकाल सकते हो बच्चों। यहां से आर स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या लिख पाओगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। सीजीएस इज यूनिट इसकी, सीजीएस यूनिट है इसकी 1, कितना है सीजीएस में इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। ओके, दिस इज अ यूनिट। अच्छा यहां पर ये जो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं, ये एप्सिलॉन नॉट ऑफ 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, सही है, -12। और इसकी यूनिट क्या आ गई देखो, इसके जो के और एप्सिलॉन नॉट में कैसा इनवर्स रिलेशन है, जो यूनिट यहां पर इसका इनवर्स कर दो तो कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगी। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के, बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लिख दें, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के। तो बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए पहले इसकी यूनिट पता हो, ये रही यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अब न्यूटन समझते हो यार, न्यूटन का मतलब फोर्स, MLT-2, और बच्चों मीटर स्क्वायर मतलब L2 डिवाइडेड बाय कूलाम स्क्वायर, कूलाम मतलब A स्क्वायर T स्क्वायर, क्योंकि चार्ज मतलब Q इज इक्वल टू IT, IT मतलब बेटा A इंटू T, स्क्वायर कर दिया तो A स्क्वायर T स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां से क्या बन गया बताना, ये सर M तो कहीं है ही नहीं, तो M हो गया, L2 तो L3 हो गया, T-2 T-4 हो गया, और A-1 हो गया। ठीक है, अब बच्चों एप्सिलॉन नॉट की इसकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगी, इसका इनवर्स, जो पावर्स है बेटा उनको क्या कर दोगे, इनवर्स कर दोगे। कैसे, m की पावर -1, L टू द पावर -3, 10 टू द पावर -4, समझ लो, इस डायमेंशंस को ऐसे लिख पाओगे। ठीक है, चलिए बच्चों आप लोग इसको नोट कर लें आप लोग, ठीक है, बहुत मजा आएगा, बहुत सिंपल चीज है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है यार कूलाम्स लॉ। वापस मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे बेटा, कांस्टेंट लेना पड़ेगा, k को इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट k बोलते हैं, k की वैल्यू यहां लिख दी मैंने, इसके यूनिट वगैरह लिख दिए। अब बेटा जो k है ना, k पे मैं चर्चा करूंगा, k इज मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट। किस पे डिपेंड करेगा ये? मीडियम पर। समझ रहे हो? k के बारे में क्या लिखते हैं यहां पर, k जो है बच्चा वो क्या है, k मीडियम डिपेंडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट, मीडियम पे डिपेंड करेगा। हाईलाइट कर देंगे भाई इसको, मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट, मीडियम डिपेंड करता है बेटा मीडियम पर, k सही है, नोट कर देंगे अच्छे से, मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट। क्लियर? चलिए इसको हटाते हैं यार अब हम लोग, चलिए इसको हटा देते हैं बेटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है, अब बच्चों हम इस पे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन ले लेते हैं यार, 2-3 सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं यार तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यार अब छोटे छोटे क्वेश्चंस की, सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि बेटा मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है स्टडी कराने का वो जो है मेडिकल के एग्जाम के हिसाब से, यानी जो नीट का एग्जाम है। बट ये मत सोचो कि नीट का एग्जाम तो सर इजी होता है ना, इजी नहीं है। अब पेपर का लेवल जरूर इजी है, एनसीईआरटी बेस्ड है, बट इसमें क्या इंपॉर्टेंट है सर, स्कोर करना पड़ता है। यानी फिजिक्स में आपके 40+ क्वेश्चन सही हों, 42, 43, 45, तभी आप एक अच्छे स्कोर को ऑब्टेन कर पाओगे। फिजिक्स ही नीट में जो रैंक डिसाइड करेगा या सिलेक्शन डिसाइड करेगा वो फिजिक्स ही है बेटा, समझ रहे हो? चलिए, तो हमारा स्कोर बहुत शानदार होना चाहिए इसके अंदर, मतलब हमारा टास्क होना चाहिए 45 आउट ऑफ 45 हमें सही करने हैं। और बेटा मैं कमिटमेंट कर रहा हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन कहीं भी प्रॉब्लम में नहीं आ सकता। मैं यहां पे हर छोटी से छोटी बात, हर कंसेप्चुअल बात, हर कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। कहीं भी आपको किसी भी बुक को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस क्लास को बस आपको कंटिन्यू देखते रहें और एडवांटेज लेते रहें इस क्लास का। ठीक है, बहुत मजा आएगा भाई। चलिए अब हम लोग बेटा क्या करते हैं, इस लॉ के बारे में थोड़ा सा फैमिलियर होते हैं यार। फैमिलियर मतलब थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में, छोटी छोटी बातें। ठीक है, सिंपल बातें एक बार हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए सबसे छोटा क्वेश्चन, अभी बेटा मैं क्वेश्चन छोटे ले रहा हूं। ठीक है, इजी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सही है, जिससे हम लोग इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा मतलब फेमिलियर हो जाए इस फॉर्मूले को लेके। तो बच्चों ये क्वेश्चन है कि सर दो चार्ज पार्टिकल, इक्वल चार्ज पार्टिकल, इक्वल Q एंड Q, नेचर सेम है इसलिए फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पर सेम, और ये जो फोर्स की वैल्यू है बच्चा वो है 10 न्यूटन। कितनी वैल्यू है? और R की वैल्यू दे रखी है 0.2 मीटर। समझ रहे हो? फाइंड वैल्यू ऑफ चार्ज। अब आप कहेंगे सर इतना इजी क्वेश्चन क्यों दिया? समझ रहे हो? फैमिलियर, रिलैक्स कर दे एक बार सॉल्व। ठीक है, तो बच्चों हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, छोटी बात है सर इसमें क्या है, इसमें कौन सी दिक्कत आ गई। चलिए बच्चा मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, इजी है ना इसलिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, टफ दूंगा तुम्हारे लिए तो। ठीक है, इजी है तो मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। क्लास के स्टूडेंट का यही पंगा रहता है, अरे सर खुद के लिए तो इजी और हमारे लिए टफ। चलिए तो बच्चों के एफ की वैल्यू क्या लिख देंगे हम लोग, एफ इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू, तो क्यू स्क्वायर हो जाए बेटा सेम है, और ये आर स्क्वायर। बच्चों ये यहां से एफ आर स्क्वायर अपॉन के, और यहां कितना आ जाए बच्चा क्यू स्क्वायर, रूट लेंगे तो कितना आ जाए भाई यहां पर एफ अपॉन के मल्टीप्लाई बाई आर। बेटा आर रूट था बाहर हो गया, के आ गया, इसे वैल्यू पुट अप करनी है यार, सिंपल चीज है। 10 न्यूटन 9 इंटू 10 टू द पावर 9, समझ रहे हो, और डिस्टेंस आर 0.2 लिखा हुआ है इज इक्वल टू क्यू।
बच्चों ये कितना आ जाएगा 1/3, 10 की पावर ऊपर जाएगा बेटा तो -8, समझ रहे हो, तो 10 की पावर -4 बाहर आ जाएगा और 0.2 क्यू। बेटा यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं 20/3 इंटू 10 की पावर -6। कैसे लिख दिया बेटा मैंने ये -6 कैसे लिख दिया बच्चों 0.2 था, 0.2 को मैंने पहले 2 बनाया तो एक -5 हो जाएगा, फिर 20 बनाया तो एक माइनस और आ जाएगा। तो ये 10⁻⁻6 बनाने का मतलब माइक्रो कूलम में आंसर आ जाएगा। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, Q की वैल्यू हो जाएगी बेटा कितने 20/3 माइक्रो कूलम। समझ रहे हो, ये आ गया वैल्यू ऑफ चार्ज। ठीक है, सिंपल था, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। इसको हटाते हैं। एक इस तरीके से बॉडी है बेटा, एक इस तरीके से बॉडी है और इनके बीच में जो है डिस्टेंस है 10 मीटर। इनकी जो रेडियस है बेटा वो बहुत कम है 0.001 मीटर। समझ रहे हो, मैं ये इतना रेडियस स्मॉल कहना इसलिए चाह रहा हूं कि बच्चों आप ये ना सोचो सर ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, पॉइंट चार्ज नहीं तो फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं है बेटा। पॉइंट चार्ज हम कब कंसीडर करेंगे, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उनके साइज के कंपेयर में ज्यादा हो तो उनको हम पॉइंट चार्ज ही कंसीडर करके चलेंगे। तो इनके बीच का डिस्टेंस देखो आप लोग 10 मीटर और इनकी साइज 0.001 मीटर, मतलब साइज इज वेरी स्मॉल, साइज स्मॉल है सर। ठीक है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और बेटा इस पे चार्ज है 5Q और इस पे चार्ज था Q। ठीक है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है आपको पता है फोर्स रिपल्सिव होगा F एंड यहां भी F। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको बताना है कि सर इनको कनेक्ट करने के बाद वापस उसी जगह रख दिया जाए। इनको बेटा आफ्टर कनेक्टिंग सेम पोजीशन इसी जगह वापस रख दिया इनको हम लोगों ने। तो हमें पूछा जा रहा है भाई अब इनके बीच में जो फोर्स है वो कितना लग रहा होगा, वैल्यू ऑफ दिस फोर्स बाय द वे F डैश। ठीक है, ये हमें बच्चों डिसाइड करना है। तो क्वेश्चन लैंग्वेज समझ गए क्या हुआ बच्चा, मैंने क्या बोला, बॉडीज को कनेक्ट किया और फिर एक दूसरे से वापस सेम डिस्टेंस पर रख दिया, सेम डिस्टेंस 10 मीटर। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन F एंड F डैश, F एंड F डैश, ये रेशियो निकाल सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था जो है कंडक्शन में कि क्या होता था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था और ये आइडेंटिकल बॉडी जब होती थी तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता था बच्चों, इक्वल इक्वल दोनों बॉडीज पर। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग फोर्स लिखें तो क्या लिखें बच्चों, यहां पर फोर्स K 5Q इंटू Q डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस r²। मैं वैल्यू पुटअप नहीं कर रहा, r² अज्यूम कर लिया। सर F डैश क्या आएगा, यहां से हटा दें इसको बच्चों, F डैश कितना आएगा K। सर चार्ज दोनों को ऐड करो तो 5Q प्लस Q 6Q हो जाएगा, 6Q का हाफ कितना होगा बच्चों 3Q। तो हम लोग क्या लिख देंगे 3Q इंटू 3Q डिवाइडेड बाय r²। डिस्टेंस तो सेम ही है सर। अब कर दो बच्चों डिवाइड इसको, तो क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो F अपॉन F डैश विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई K अपॉन r², K अपॉन r², Q² कैंसिल, तो ऊपर क्या बच्चा 5 और डाउन में क्या बच्चा 9। ठीक है, ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने हो सकते हैं कि एक बॉडी को, लेकिन पहले आपको इससे पहले वाला प्रीवियस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पे जो स्टडी है बेटा वो इंटरकनेक्टेड है। आज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हमें कल बेहतर समझ आएगा। समझ लो, कल का हमें समझा होगा तो हम लोग नेक्स्ट डे और बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू पर डे की स्टडी को पर डे प्रॉपर नोट करते हुए आगे बढ़ते चले और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते चलें कि क्या क्या बताया गया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यार। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन है, समझ रहे हो, छोटा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन बेटा, हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, रेशियो निकाल। ओके डियर, चलिए अब इसी पर मैं जैसे हमने एक क्वेश्चन किया है, एक सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसमें।
बच्चों एक रेडियस है r और एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर रखे हुए, ये डिस्टेंस काफी मतलब इनका साइज लाइक ए पॉइंट, और इसकी रेडियस मान लेते हैं हम लोग 2r। बेटा इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस 2r है। इनके बीच में जो यहाँ चार्ज है q और यहाँ पर है -9q, समझ रहे हो, या हम लोग और इजीएस्ट मान लें -10q। सही है। इनके बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा यहाँ पर, भाई पॉजिटिव नेगेटिव है तो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट, फोर्स F। अब बेटा इनको कनेक्ट करके वापस उसी जगह रख दिया, डिस्टेंस r है, सेम क्वेश्चन बच्चों ऐसे हम लोगों ने उसी जगह वापस रख दिया। इनको कनेक्ट करने के बाद सेम डिस्टेंस पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। अब यहाँ पे आपको पता दोनों पे सिमिलर चार्ज आ जाएगा तो रिपल्शन होगा, बात अलग है। सही है। वैल्यू रेशियो पूछा बेटा, एफ और एफ डैश का रेशियो क्या आएगा बच्चों, कर सकते हो आप लोग, इजी वे में कर सकते हैं यार। तो कंडक्शन मेथड का ही लगा दिया। अभी मैंने यहाँ पे इक्वल साइज लिया था बॉडीज का, अब यहाँ पर सर डिफरेंट साइज ले लिया, इसमें कौन सी दिक्कत है। तो बेटा यहाँ पर आने वाला चार्ज Q1 और यहाँ पे आने वाला चार्ज Q2। अब याद है कंडक्शन में कैसे निकालते Q1 Q2 का वैल्यू, तो Q1 डिवाइडेड बाई टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम, तो -10Q प्लस का 10Q, तो -9Q इज इक्वल टू फर्स्ट वाले की रेडियस R डिवाइड बाई दोनों रेडियस का सम 3R, R प्लस 3R, ये हो जाएगा। R ने R को भैया बहुत मारा, 3 ने इसको कैंसिल कर दिया, Q1 कितना आ गया -3Q, तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -3Q। सर Q2 कितना आएगा, Q2 की बात कर लेते हैं यार। अच्छा वैसे यहां पर Q2 आप कैलकुलेट भी ना करो तब भी काम चल जाएगा। कैसे सर, कैसे काम चलेगा फिर वहां पे, ऐसे काम चलेगा बच्चा। ये देखो टोटल चार्ज कितना था -10 प्लस Q, तो कितना था -9Q, -9Q में से -3Q यहाँ आ गया, तो बाकी जो रिमेनिंग चार्ज होगा वो इसी पे तो होगा, तो हम लोग रिमेनिंग चार्ज कितना आएगा बेटा -6Q। आप बिना कैलकुलेशन के भी आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। तो सर यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या लिखें बच्चों, यहाँ पर फोर्स कितना आ जाएगा, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F के कितना ये Q -10Q जगह पर हम लोग स्केलर फॉर्म है इसलिए Q यूज करेंगे केवल, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर रिलेशन 1, और यहां पर कितना आ गया बेटा फोर्स K, और कितना यहां पर Q 3Q है बेटा 6Q, और सेम डिस्टेंस पर रख दिया R डैश स्क्वायर, समझ लो F डैश। सही है, F अपॉन F डैश। क्लियर कर सकते हो इस तरीके से। चलिए इसको हटा देते हैं यार, अब रेशियो निकाल लेना तुम लोग, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस पे काम कर रहे थे यार, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लिख रहे थे हम लोग। अब नेक्स्ट हम बात करते बेटा कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम, कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम। मीडियम में चलते भाई अब। कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम, इसको समझते भाई। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अब बच्चों में आपको अभी हमने जो कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था बेटा, ये एयर और वैक्यूम में पढ़ा था। अब मैं यहां पर जो कॉन्सेप्ट आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा इफेक्ट ऑफ मीडियम, कि सर मीडियम में रखने से क्या इंपैक्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट अपने आप में मिराकल है। मोस्टली स्टूडेंट उसमें गलती करते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट जिन्होंने पढ़ रखा है और वो भी अगर वीडियोस देख रहे हैं, क्लासेस देख रहे हैं, तो उनको भी पता चलेगा कि हम लोग मिस्टेक करते थे यहाँ पर। ठीक है, तो बेटा ये मैं बहुत क्लैरिटी के साथ चीज आपको समझाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है यहाँ पे स्टूडेंट से, समझ रहे हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ने के बाद भी इस जगह पर स्टूडेंट मोस्टली, जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, मोस्टली स्टूडेंट इस जगह पे गलती करते हैं। ठीक है,
तो ध्यान से समझना आप लोग। हम बात करने वाले हैं सर इफेक्ट ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम। ठीक है, मीडियम का जो इंपैक्ट है वो क्या है सर? मीडियम के इंपैक्ट से बहुत कुछ सिखाऊंगा बेटा, ध्यान से समझना, एक एक चीज को अच्छे से समझना, कंसंट्रेट करना, दुनिया के हर चीज को भूल के तो समझ आएगा। और मैं इसलिए यहां पे बेटा प्रेशर दे रहा हूं क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है कि कंपटीशन यहां से क्वेश्चन ले लेता है। क्यों? कि भाई ये हिडन कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, जो नॉर्मल स्टूडेंट को नहीं पता होता है, जनरल स्टूडेंट को। ठीक है, तो इसलिए बेटा ध्यान से देखना इस चीज को, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सर जब ये चार्ज पार्टिकल एयर में रखे थे, चार्ज पार्टिकल कहां रखे थे? एयर और वैक्यूम में, तो इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा था सर? समझ रहे हो बच्चों? जब ये एयर में रखे हुए थे, मान लेते हैं सर चार्ज 1 चार्ज 2 एयर में रखें किसी डिस्टेंस पर, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है दिस इज अ रिपल्सिव फोर्स। ठीक, इसका नाम हमने क्या दिया बेटा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये नाम है सिर्फ, आप भी प्रैक्टिस कर लें, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्लियर? ये दो फोर्सेस लग गए यहां पर, समझ रहे हो, एयर और वैक्यूम के अंदर। इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आई थी? वैल्यू याद है हम लोगों को? के की वैल्यू आई थी, सॉरी इसकी वैल्यू आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, या मैं पहले के टर्म में लिखूं इसको, ध्यान से समझना बेटा, कई चीज यहां पे समझाऊंगा, कई सारे डाउट्स क्लियर होंगे और जीवन में कभी गलती नहीं होगी इस टॉपिक को लेके। सही है, बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे इस जगह पर, और आप नॉर्मल आप कभी भी किसी को पूछ के देख लें तो जनरली आंसर नहीं दे पाएगा इस चीज का कोई। ठीक है, अगर नॉर्मल नॉलेज है तो। चलिए अब बात तो हमें कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है ना यार, तो थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा, अदरवाइज तो दिक्कत में आ जाएंगे भाई कंपटीशन को लेके। चलिए बात करें यार, तो बच्चों यहां पर जो फोर्स लगता है, एयर हो या वैक्यूम हो, तो फोर्स कितना लगता है बेटा? ये कॉमन मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने इन दोनों का, फोर्स का मैग्नीट्यूड दिस, समझ रहे हो? तो K Q1/Q2 ये R²। ठीक है, या बच्चों K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। ठीक है, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। बच्चों ये जो K है, K के बारे में लिख रहा हूं, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है ये जो एप्सिलॉन नॉट है, परमिटिविटी, दिस डिपेंड्स ऑन मीडियम। सर ये तो मीडियम पे डिपेंड करेगी, मीडियम के चेंज होने से चेंज हो जाएगी। जब ये मीडियम पे डिपेंड कर रही है तो K भी किस पर डिपेंड करेगा बेटा? मीडियम पर। तो एक पॉइंट तो ये है, दिस इज मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट, मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट। सर ये तो आपने पहले भी बताया था, इससे पहले। रुको ध्यान समझना भैया, मैं कह रहा हूं ये अब ये हमारे जो 30 मिनट्स है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अब बच्चों जैसे ही हमारे सामने ये चीज लिखी गई, मैं थोड़ा साथ ही साथ ग्रेविटेशन में चला जाता हूं। बच्चों ग्रेविटेशन में जो कैपिटल G था, उसको ना मीडियम से मतलब था, ना टेम्परेचर से मतलब था, ना स्पेस से मतलब था, किस जगह पर वो पैदाइशी कांस्टेंट था, कैपिटल G। बट जो K है, दिस मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट। जैसे ही मैंने ये बात बोली तो कि भाई K डिपेंड करता है मीडियम पर, तो बच्चों के दिमाग में ये चीज आ गई कि जब K डिपेंड कर रहा है मीडियम पर, तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच का जो फोर्स है वो भी डिपेंड करेगा मीडियम पर। ऐसी बात दिमाग में आ गई बच्चों के, जो कि बात बिल्कुल सही नहीं है। क्या बोल रहा है यार ये? अब बच्चों यहां समझना कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया मैंने। देखो K डिपेंड्स ऑन मीडियम, यस, जब K डिपेंड करेगा मीडियम पर तो सर फोर्स भी तो डिपेंड करेगा मीडियम पर।
ध्यान समझो, बहुत अच्छी चीज है बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसा हम सोच पा रहे हैं, हम इसलिए बेटा हम ऐसा बोल रहे हैं कि K डिपेंड्स ऑन मीडियम, देयरफॉर F ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मीडियम। हाँ डिपेंड करेगा, बताऊंगा कैसे डिपेंड करेगा, क्या चीज डिपेंड करेगी, ठीक है। ध्यान समझो बच्चों। अब हम बात करते हैं सर इस पूरे सिस्टम को, एक पूरे चार्ज सिस्टम को बच्चों हम लोग एक मीडियम में ले गए। यहां पर चार्ज कौन सा था, Q1, बेटा यहां चार्ज कितना है Q1 और यहां चार्ज कितना है Q2। अब जैसे हम बेटा इसको मीडियम में ले गए, ऐसा मान लेता हूं ये मीडियम है बेटा, यहां पर इसके चारों तरफ मीडियम, इसके अंदर हमने ले जाके इसको रख दिया। मीडियम मतलब जैसे वाटर में ले गए, किसी लिक्विड में ले गए, और ये मीडियम मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ है, ऐसा मान सकते हैं, एज्यूम टू डिस्ट्रीब्यूटेड एट इन्फिनिटी, मतलब ये इन्फिनिटी तक ऐसे स्प्लिट हो रखा है मीडियम, ठीक है। इधर इन्फिनिटी तक, इधर इन्फिनिटी और इधर इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब एक्चुअल बच्चों होता क्या यहां पर, बेटा ये जो पार्टिकल होता है, ध्यान से समझो बच्चा, ध्यान से समझना कि बहुत सारी चीजें बच्चों यहां पे क्लियर होंगी और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बनेंगे यहां से, आप सोच भी नहीं पाओगे यार ऐसा भी कॉन्सेप्ट बन सकता था। अब हम जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं, उन्हें तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उनके लिए सब कुछ नया ही होगा, बट जिन्होंने पढ़ रखा होगा उनको जरूर मजा आएगा इसमें, समझ लो। चलिए सर फर्स्ट टाइम वालों, अरे वो भी मजे लेंगे, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उनको फर्स्ट टाइम ही ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं। अब बच्चों एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे हम लोग अर्थ की बात करें बेटा, तो अर्थ क्या करता है, अपने चारों तरफ ग्रेविटेशन फील्ड क्रिएट करता है, और ग्रेविटेशन फील्ड में जैसे कोई मास एंटर करता है तो उसको अपनी ओर खींच लेता है। ग्रेविटेशन फील्ड में कोई मास एंटर हो गया, खींच लिया उसको अपनी ओर। ऐसे ही बच्चों चार्ज जो होते हैं वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सर अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी नहीं है, बट उसको जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो चीज यूज है, जो उसको हम लोग समझ सकते हैं आसानी से। बेटा मास बॉडी क्या क्रिएट करती है अपने चारों तरफ, ग्रेविटेशनल फील्ड, तब किसी मास पे फोर्स लगता है, ठीक है। ऐसे यहां पर बच्चों जो चार्ज है ये अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे कोई चार्ज एंटर कर जाएगा ये उसको खींच लेगा यार, या तो रिपेल कर देगा या खींच लेगा, वो डिपेंड करेगा नेचर कैसा आने वाले चार्ज का। सिमिलर नेचर हो तो रिपेल कर देगा, अपोजिट है तो खींच लेगा उसको, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, मीडियम के जो यहां पे मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो पोलराइज्ड हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं बेटा, पोलराइज्ड। ये जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, वो क्या होते आ जाता है यहां से, पोलराइज्ड, ठीक है। कैसे हो जाते हैं वो, पोलराइज्ड। पोलराइज्ड मतलब यहां नेगेटिव, ये पॉजिटिव था देखो Q1 पॉजिटिव, तो यहां नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूर होता है पॉजिटिव नेगेटिव और 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 पॉजिटिव। यानी कि जो मीडियम के जो मॉलिक्यूल हैं वो पोलराइज हो जाते हैं। मॉलिक्यूल क्यों पोलराइज हो जाते हैं, क्योंकि यार देखो एक चीज सुनो, मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, एक डायपोल, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे इस डायपोल को पता चला, मॉलिक्यूल को पता चला यार हमारे अंदर तो कोई चार्ज आ गया है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज देख के नेगेटिव तो इसकी तरफ जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज क्या चाहेंगे, इससे दूर होना, तो बेटा पॉजिटिव चार्ज से दूर जाने की कोशिश में रहेंगे और नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, समझ लो, चीजें बताऊंगा जो काम की है, ठीक है। पीएचडी नहीं करेंगे हम लोग, जो हमारे काम की है, जिससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, वही चीज बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चों हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, सर जो फोर्स है, सर अभी ये फोर्स, ये बताओ पहले वो क्वेश्चन क्लियर करो कि K डिपेंड करता है मीडियम पे, तो क्या फोर्स भी मीडियम पे डिपेंड करेगा, यस और नो, इस चीज का आंसर देना है। चलिए देता हूं आंसर। तो बेटा आप हम क्या करते हैं, आफ्टर सबमर्जिंग चार्ज सिस्टम inside the medium, then आफ्टर सबमर्जिंग द चार्ज सिस्टम को मीडियम में पटक दिया, मीडियम में ले गए, देन फोर्स
फोर्स ऑन वन मतलब ये समझ लो और चार्ज टू समझ लो। फोर्स ऑन वन ड्यू टू चार्ज टू remains unchanged। क्या बोल रहा है यार ये? but net force on one changes due to polarization अरे यार क्या शानदार लाइन लिखी यार। क्या बोला गया देखो, जब किसी चार्ज सिस्टम को बच्चों हम लोग एयर से उठाकर मीडियम में ले जाएंगे तो जब 2 की वजह से जो फोर्स 1 पे लग रहा था अभी भी वो तो नहीं लगेगा, बट नेट फोर्स ऑन 1 ड्यू टू ऑल द चार्जेस चेंजेस। सर नेट फोर्स और फोर्स में क्या अंतर है बच्चों? नेट फोर्स और फोर्स में ये अंतर है बेटा कि यहां पर Q2 पर सिर्फ और सिर्फ Q1 पे सिर्फ और सिर्फ Q2 फोर्स लगा रहा था। यहां पर 1 पे फोर्स लगाने वाले और आ गए साथ में, कौन कौन से? नेगेटिव और पॉजिटिव और भी चार्जेस आ गए जिन्होंने फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया। किस पर? 1 पर। बोलो समझ लो, 1 पर बेटा किसने लगाया? Q2 ने भी लगाया और इन मॉलिक्यूल जो डायपोल्स हैं इन्होंने भी लगाया है। तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स तो चेंज हो जाएगा, बट इसकी वजह से इस पर लगने वाला फोर्स अभी भी अनचेंज रहेगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है बेटा? व्हेन अ सिस्टम इज इनसाइड द मीडियम देन फोर्स एक्सर्टेड बाय पार्ट चार्ज 1 ऑन 2 विल चेंज और नॉट। तो क्या बोलोगे? नॉट। अगर बोल दिया नेट फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, अरे भाई नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इन द सिस्टम चेंजेस और नॉट? यस, चेंज हो जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूं बेटा, ऑन सबमर्जिंग द सिस्टम इनसाइड द मीडियम देन फोर्स ड्यू टू अ सिंगल चार्ज ऑन अनदर चार्ज विल चेंज और नॉट? तो नॉट। दूसरा क्वेश्चन, नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इनसाइड द मीडियम विल चेंज और नॉट? यस, चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेट फोर्स चेंज होगा, बट फोर्स 1 की वजह से 2 पर लगने वाला फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 रिमेन्स अनचेंज, बट नेट फोर्स, ध्यान से बेटा यहां पे हाईलाइट कर लोगे, नेट फोर्स यहां पर नेट फोर्स ऑन 1 चेंजेस ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की वजह से नेट फोर्स चेंज हो जाता है। और यहां पर बेटा इसको हाईलाइट कर लेंगे, ये फोर्स हाईलाइटर हो तो उससे लिख लेंगे, फोर्स 1 पर 2 की वजह से नहीं बदल रहा है लेकिन नेट फोर्स बदल रहा है। ओके, अब सर जो पार्टिकल 1 पर फोर्स होता है नेट फोर्स पार्टिकल 1 पर, थोड़ा वेक्टर भी यूज करो, पार्टिकल 1 पर, चार्ज पार्टिकल 1 पर नेट फोर्स कितना आएगा बेटा? फोर्स ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू पोलराइजेशन। समझ गए क्या लिखा है? अब बताऊंगा एग्जाम ने किस क्वेश्चन को छेड़ा। बेटा क्या लिखा है? नेट फोर्स ऑन 1 इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ड्यू टू पोलराइजेशन। यानी कि 2 चीजें फोर्स लगा रही बेटा इस पर, देखो 1 पर एक तो 2 लगा रहा है और दूसरा पोलराइजेशन वाले चार्ज पार्टिकल लगा रहा है। तो हम लोग नेट फोर्स कैसे लिखेंगे? नेट फोर्स ऑन 1 इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू 2, फोर्स ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ड्यू टू पोलराइजेशन। समझ रहे हो? ये आ जाएगा नेट फोर्स। क्वेश्चन में भी समझाऊंगा बच्चों, एग्जाम्पल भी समझाऊंगा इसके। सर ये नेट फोर्स कितना होता है? फिर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है? तो बच्चा ये जो नेट फोर्स होता है, फोर्स, ये नेट फोर्स जो आता है 2 चार्जेस के बीच में, नेट फोर्स कितना आ जाएगा बेटा? नेट फोर्स आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम,
Q1 upon Q2 divided by R square. This is the net force. क्लियर? सर ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम कैसे लिखेंगे? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये मीडियम का परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम m लिखा हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे बेटा इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी है, इसको मीडियम की परमिटिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? वेयर ER इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। बेटा ER क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी न दिख रहा हो तो देख लेना, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सही है सर? अब ये जो वैल्यू आई है नेट फोर्स की, तो बेटा यहां पर नेट फोर्स के ना आगे देखो, अब इसकी वैल्यू लिखें कि मीडियम में बेटा ये फोर्स लग रहा है, मीडियम के अंदर नेट फोर्स है ये, तो नेट फोर्स इनसाइड द मीडियम कितना आ जाएगा बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ER। बच्चों परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू पुटअप कर दी, एप्सिलॉन इनटू ER, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बच्चा ये जो फोर्स है, दिस फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एयर, तो बच्चा नेट फोर्स में यहां लिख दे रहा हूं लास्ट में, क्या आ जाएगा? फोर्स नेट मीडियम के अंदर कितना हो जाएगा? जो एयर में फोर्स था डिवाइडेड बाय ER। ठीक है, ये हो जाएगा। अभी जो ER, अब देखो ER की वैल्यू क्या होती है बेटा? ग्रेटर देन 1। समझ लो एयर के बाद जो वैल्यू होती है बेटा, एयर के लिए तो 1 होती है, बट बाकी अदर मीडियम के लिए ER की वैल्यू 1 से ज्यादा। जब ये 1 से ज्यादा है चीज, जब ये 1 से ज्यादा है बेटा, तो इन दोनों में कौन कम ज्यादा होगा? जब ये चीज ज्यादा बेटा 1 से, तो ये कम हो जाएगा, तो हम ऐसा बोलेंगे मीडियम में लगने वाला फोर्स कम हो जाता है एयर में लगने वाले फोर्स से। लेकिन ये कौन सा फोर्स है बेटा? नेट फोर्स। कौन सा? ये नेट फोर्स है। ओके, एक बार मैं वापस चीजों को रिपीट कर रहा हूं, कौन कौन सी चीज हमारे काम की हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा के मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, दूसरा 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। फोर्स ऑन एनी चार्ज inside the medium, net force on any charge, net force on any charge inside the medium डिपेंड करेगा मीडियम पर। ठीक है, मीडियम पर डिपेंड करेगा बेटा, नेट फोर्स डिपेंड करेगा, बट 1 की वजह से 2 पर या 2 की वजह से 1 पर फोर्स वैसा ही लगेगा जो पहले एयर में लग रहा था। ठीक है, ध्यान समझना, अभी बहुत कुछ बाकी है। अब मैं सर पोलराइजेशन की वजह से जब फोर्स पूछा जाता है, जब स्टूडेंट कंफ्यूजन में आता है यार पोलराइजेशन की वजह से फोर्स कितना है। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या लिखा? नेट फोर्स ऑन 1, क्वेश्चन कराऊंगा तो बेटर समझ आएगा। अभी टफ है ऐसा लग रहा होगा आपको, बट टफ नहीं, मैं कह रहा हूं बहुत आसान है। नेट फोर्स ऑन 1 किस किस की वजह से बेटा? 2 की वजह से प्लस पोलराइजेशन की वजह से। तो जब हमें पूछा जाता है कि फोर्स ड्यू टू पोलराइजेशन ऑन द चार्ज पार्टिकल, तब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, फिर देखता है यार ये पोलराइज की वजह से फोर्स कैसे निकालो? यहां से निकाल सकते हो आसानी से, क्वेश्चन आएगा तो समझाऊंगा। ठीक है, एक बार नोट कर लो आप लोग यहां तक। ठीक है, तो बच्चों मीडियम में जो फोर्स है वो क्या है? एयर के फोर्स से कम है, डिक्रीज हो जाता है। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू में स्टार्टिंग में लिखा चुका हूं। एयर के लिए हम लोग 1 लेते हैं, वाटर के लिए 81 लेते हैं, और ER फॉर द कंडक्टर इनफाइनाइट लेते हैं। याद है कंडक्टर के केस में? ठीक है, इंडक्शन पढ़ा था वहां पे, इंड्यूस चार्ज के केस में ये वैल्यूज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं और आगे देखते हैं। अभी बहुत कुछ बाकी भाई, पिक्चर बाकी है भाई, अभी स्टार्ट नहीं हुआ ढंग से।
बच्चों एक सिंपल क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। सही है, देखिएगा ध्यान से। सिंपल क्वेश्चन लिख दो बेटा मैं कि यहां पर इफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन two charges in medium, in air is 20 Newton. बेटा कितना फोर्स आ 20 न्यूटन। इफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इन एयर इज 20 न्यूटन, इफ whole charge system, if whole charge system is submerged into a medium, then force बिटवीन, नेट लिख रहा हूं बेटा यहां पर, फोर्स बिटवीन देम गेट्स चेंज विच इज इक्वल टू 18 न्यूटन। कितना हो गया बेटा 80 न्यूटन। Find force due to polarization. Find force due to polarization. ठीक है, पोलराइजेशन की वजह से फोर्स बताओ, कर सकते हैं ना। अब देखो पहले वहां लग रहा था टफ है, यहां कितना इजी है बताओ। तो हम लोग क्या लिखें बेटा कि जो नेट फोर्स होता है सर, जो नेट फोर्स होता है वो जो एयर में लग रहा था बेटा दोनों के बीच में, वही फोर्स प्लस फोर्स ड्यू टू पोलराइजेशन। सही है, ये नेट फोर्स कितना बेटा 18 न्यूटन, एयर में कितना लग रहा था 20 न्यूटन प्लस फोर्स ड्यू टू पोलराइजेशन। समझ गए। तो बच्चा यहां से पोलराइजेशन वजह से फोर्स कितना आ जाएगा, ड्यू टू पोलराइजेशन कितना हो जाएगा भाई -2 न्यूटन। अब ये -2 न्यूटन का मतलब क्या है सर, -2 न्यूटन का मतलब ये है बेटा कि इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लग रहा था जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा पोलराइजेशन की वजह से। कैसे लगेगा, जो फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा था जिस डायरेक्शन, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, उसके अपोजिट लगेगा फोर्स पोलराइजेशन की वजह से। तो यहां पे हम लोग की पॉइंट भी लिख देंगे, फोर्स ड्यू टू पोलराइजेशन एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, समझ रहे हो, बिटवीन, समझ रहे हो अपोजिट डायरेक्शन। अरे कर लोगे क्या, जो भी इनके बीच में फोर्स लग रहा था बेटा जिस डायरेक्शन में, उसके कैसा रहेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो बच्चों ये था कॉन्सेप्ट ड्यू पोलराइजेशन का। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि दो पार्टिकल के बीच का जो फोर्स है, जो दो फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन मीडियम। फोर्स ड्यू टू पोलराइजेशन क्या आ जाएगा बेटा, यहां से हम लोग नेट फोर्स इज इक्वल टू जो एयर में लग रहा था प्लस पोलराइजेशन की वजह से कितना लग रहा है। कर लोगे आप लोग यहां तक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ हम लोग सिंपल क्वेश्चन देखते हैं बेटा, थोड़े कैलकुलेटिव। ठीक है, समझ रहे हो। चलिए थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन देख लेते हैं यार।
अब बेटा दो क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा पहले मैं आपको, ठीक है, ध्यान से देखो। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेता हूं, इसी पर बेस्ड। इफ टू चार्ज, बेटा ये दो चार्ज, ये 4 माइक्रोकूलाम 8 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 10 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं एयर के अंदर। फोर्स आएगा F। इसी सिस्टम को 10 मीटर डिस्टेंस पर लेकिन वाटर के अंदर ले गए। कहां पर? वाटर। नेट फोर्स बिटवीन देम, यहां पर जो नेट फोर्स F डैश, समझ रहे हो, ये लग रहा है F डैश, क्या आएगा ये नेट फोर्स? 4 माइक्रोकूलाम एंड 8 माइक्रोकूलाम। बेटा कर देंगे इजी वे में। क्या आएगा सर यहां पर? F की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा? F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? सर F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? K Q1 Q2। 4 माइक्रोकूलाम को कूलाम में कन्वर्ट कर दें यार, 8 माइक्रोकूलाम को भी कूलाम में कन्वर्ट कर दें, डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा सर। जो F डैश आएगा, F डैश कितना आ जाएगा बेटा? अभी बताया था मैंने, जो नेट होता है जो भी एयर में लग रहा होता है, इसके डिवाइड बाय ER टाइम्स कर दो यार, समझ रहे हो? तो क्या लिख दोगे इसमें F डैश में? F डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? K 4 इंटू 10 की पावर -6 8 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ER। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना गलती से भी कहीं पे। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज इन एयर, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एक्टिंग इन मीडियम। लेकिन ये कौन सा फोर्स है बेटा? नेट फोर्स। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को आपको अच्छे से रीड करना पड़ेगा कि ये पूछा है फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज ओनली, या फिर सिर्फ और सिर्फ बोला है फोर्स बिटवीन 2 चार्ज, तो आप लोग वहां पे नेट फोर्स ही निकालोगे। ठीक है, फोर्स बिटवीन 2 चार्ज इनसाइड द मीडियम, समझ लो, तो वहां क्या निकालोगे? नेट फोर्स। ठीक है, चलिए बच्चों, अब यहां तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अगला नेक्स्ट 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और सिखाऊंगा, जो है क्वेश्चन की हेल्प से। हटा दें इसको भाई। चलिए, बहुत ही शानदार चीज थी बेटा जो मैंने आपको बताई, बहुत अच्छी चीज थी, बट उससे हाँ ये है कि कंफ्यूज मत हो जाना गलती से। फोर्स और नेट फोर्स को थोड़ा ध्यान से समझना, समझ लो, कॉमन सेंस थोड़ा ऊपर रखना। ऐसा नहीं कि कॉमन सेंस के नाम पे सर हम तो अनकॉमन हो गए, समझ रहे हो? अनकॉमन मत हो जाना। चलिए सर, जब भी साला कॉमन सेंस की बात करते हो तो यहां पे अनकॉमन सेंस वाली फीलिंग्स आ जाती है। कॉमन सेंस तो रहता ही नहीं। चलिए बेटा, अभी मैं इम्पैक्ट ऑफ मीडियम पर ही आ जाता हूं थोड़ा, अभी आगे नहीं जा रहा, थोड़ा यहीं पर हम काम करते हैं आज। 15 से 20 मिनट और भाई, 20 मिनट तो दे दो बस। चलिए बच्चों, एक ऐसा एग्जाम्पल है, इफ फोर्स बिटवीन 2 charges is F when they are at a distance d in air. If whole charge system, ध्यान से समझना भाई, if whole charge system is taken inside a medium, और मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER,
inside a medium, then calculate distance between them when force remains same as in vacuum। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोला गया बेटा कि दो चार्ज पार्टिकल पहले बेटा डिस्टेंस डी पे रखे थे एयर के अंदर, मीडियम में ले गए, किसी मीडियम के अंदर ले गए, और ये पूछा है सर दोनों में मीडियम और एयर में फोर्स जो है वो सेम हो। आपको पता है कि मीडियम में जाने पे फोर्स चेंज हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। नेट फोर्स की बात करेंगे हम लोग, जब तक हमें कुछ प्रॉपर मेंशन ना किया जाए तो हम लोग किसकी बात करेंगे बच्चा, नेट की ही बात करेंगे। ठीक है, जब तक हमें ऐसे कोई स्ट्रेस ना दिया जाए कि ओनली ऐसे कोई वर्ड ना आए, तब तक हम लोग किस पे चर्चा करेंगे, नेट पर ही चर्चा करेंगे। तो बच्चों एयर में जो फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, दो चार्ज है उनके बारे में कुछ नहीं बोला गया है, और डिस्टेंस d²। यही सेम फोर्स मीडियम में भी लगना चाहिए, तो इक्वल कर दिया सर। मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ER, मीडियम की परमिटिविटी ऐसी लिखोगे, और चार्ज वही हैं, और मीडियम की डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस ऑफ मीडियम का स्क्वायर। मीडियम में डिस्टेंस क्या हो यार, चलिए इक्वल कर दिया बेटा दोनों को। इस टर्म को तो यहां से हटा दो, डिस्टेंस d², ये कहां थी बेटा, एयर में डिस्टेंस थी, और ये ER टाइम्स d मीडियम का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस इन एयर बेटा कितनी हो जाएगी, यहां से ये जो डिस्टेंस पूछी गई थी हमें बच्चों, डिस्टेंस ऑफ मीडियम, तो यहां से निकाल देंगे, डिस्टेंस ऑफ मीडियम इज इक्वल टू डिस्टेंस इन एयर डिवाइड बाई ER, और इस पर लगा दें रूट, सॉरी ये तो हट जाएगा रूट यहां से, समझ रहे हो, अरे रूट स्क्वायर है ना यार। बच्चों लास्ट दो चीजें बाकी हैं, थोड़ा उनको और समझ लो, टाइम तो हो रहा है बट एक बार देख लो इनको और। तो डिस्टेंस ऑफ मीडियम बेटा इसको डाउन ले जाओ, तो यहां से डिस्टेंस ऑफ मीडियम डिस्टेंस इन एयर डिवाइड बाय रूट ऑफ ER, ये हो जाएगा। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं, यहां से वापस इधर ले आओ इस चीज को। सर यहां से अगर हम लोग डिस्टेंस इन एयर देखें, क्या आएगा, रूट ऑफ ER टाइम्स डिस्टेंस इन मीडियम। बेटा ये जो मीडियम की जो डिस्टेंस थी dm रिप्रेजेंट व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इन द मीडियम। ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी बेटा, एयर में ये कितनी डिस्टेंस के इक्विवेलेंट है, एयर में इस डिस्टेंस को कितना कंसीडर करेंगे हम लोग, ER टाइम्स ऑफ dm, समझ लो। तो क्या लेते बेटा, डिस्टेंस ऑफ मीडियम dm, मीडियम का ये जो डिस्टेंस है बेटा एयर में किसके इक्विवेलेंट होगा, रूट टाइम्स ऑफ रूट ER टाइम्स dm, समझ लो। डिस्टेंस ऑफ मीडियम बेटा dm क्या चीज है, डिस्टेंस ऑफ मीडियम। ये चीज एयर में कितने डिस्टेंस के इक्वल होगी, ये वाली डिस्टेंस, मीडियम की डिस्टेंस एयर में कितनी डिस्टेंस के इक्वल होगी, वो यहां से लिख पाएंगे, सही है। और इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक छोटा सा यहां कंसेप्ट लिख रहा हूं भाई, चलिए देखिए कैसे समझने के लिए। क्या करें, दो चार्ज पार्टिकल थे बेटा, इनके बीच में पार्शियली एक मीडियम फिल्ड अप कर दिया, पार्शियली मतलब सिर्फ कुछ रीजन में। डिस्टेंस है इसकी t, थिकनेस क्या है इसकी t, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER। चार्जेस Q1, चार्जेस Q2। हमें पूछा है कि सर इनके बीच का डिस्टेंस है d, कितना आएगा,
डिस्टेंस d कितना आएगा। ठीक है, ये d डिस्टेंस, सॉरी ये इनके बीच में फोर्स कितना आएगा। तो सर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कंफर्म हो गया। एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल। तो कितना आएगा वो फोर्स, कैसे लिखूं, चलिए ध्यान से समझना चीजों को। अब बेटा फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कैसे लिखेंगे हम लोग, सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो गलती, प्रॉब्लम कहां आती है, देखो प्रॉब्लम कहां आती है कि जब बच्चों हम लोग यहां पे फोर्स लिखने जाएंगे तो कंप्लीट मीडियम के अंदर कंप्लीट स्पेस है वहां मीडियम तो है नहीं भाई, कंप्लीट रीजन मीडियम तो है नहीं। जब कंप्लीट रीजन मीडियम नहीं है, जब कंप्लीट रीजन के अंदर मीडियम नहीं है तो परमिटिविटी किसका यूज करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो भाई परमिटिविटी किसके लिए कौन सी यूज करें सर, वैक्यूम की यूज करें या फिर मीडियम की यूज करें, क्योंकि तो मीडियम तो एक पर्टिकुलर रीजन में केवल। तो बेटा मैंने परमिटिविटी किसकी यूज की, वैक्यूम की, कि मैंने ऐसा समझ लिया कि यहां पर क्या है, वैक्यूम, नॉट एनी मीडियम, कोई मीडियम नहीं यहां पर। तो बेटा परमिटिविटी हमने किसकी यूज कर ली, मीडियम की। तो अब फोर्स कैसे लिखेंगे सर, चार्ज Q1 इंटू Q2। डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस वैक्यूम में कितनी है, डिस्टेंस वैक्यूम में कितनी है। तो कैसे देखोगे बेटा, सर ये d डिस्टेंस में से अगर t हटा दो तो ये वैक्यूम है, यहां भी एयर है और यहां भी एयर है, यानी कि एक कुछ डिस्टेंस तो मुझे मिल चुकी है d माइनस टी। ध्यान समझो बेटा, समझ रहे हो, ये टोटल डिस्टेंस d था, इसमें से बेटा t हटा दो, t हटाओगे तो टोटल डिस्टेंस d है, t हटा दो तो ये डिस्टेंस तो एयर में आ गई। लेकिन सर ये जो मीडियम की जो डिस्टेंस है ये एयर में किसकी इक्विवेलेंट है, अभी मैंने बताया था एयर में किसकी इक्विवेलेंट होती है, जो भी इसकी डिस्टेंस होती है बेटा ये एयर में किसकी इक्विवेलेंट होती है, रूट ER टाइम्स हो जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अभी स्पेस बाकी है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस अभी बाकी है। हमने कौन सी डिस्टेंस लिखी बताओ, अभी ये यहां वाली डिस्टेंस लिखी केवल बेटा, दो चार्ज के बीच में ये और ये गैप लिखा, ये तो लिखा ही नहीं अभी, तो प्लस ये गैप। लेकिन सर ये तो मीडियम में, तो इसको हमें एयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एयर में कैसे कन्वर्ट करोगे, रूट ER टाइम्स इंटू टी, समझ रहे हो, दिस इज स्क्वायर, दिस इज अ फोर्स acting between the two charged particle when medium between them is partially filled up, समझ रहे हो बच्चा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये बेटा जो कॉन्सेप्ट है ये हम कब यूज करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा फोर्स जब पार्शियली फिल्ड अप होता है मीडियम, तब हम इस तरीके से हम लोग इक्वेशंस लिख पाते हैं। तो ये यहां से हमने सीखी। ठीक है, वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चा, ये प्रॉब्लम क्यों आती है, देखो आप खुद कॉमन सेंस सोचो कि जब एक पर्टिकुलर रीजन में मीडियम फिल्ड अप होगा तो परमिटिविटी किसका यूज करोगे, वैक्यूम का या मीडियम का। तो हमें इसके लिए हमने क्या कर लिया, इसको सारे सिस्टम को, कंप्लीट सेटअप को हमने मान लिया कि यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, सिर्फ एयर है, तो एयर की परमिटिविटी यूज की Q1 Q2। अब सर हमें टोटल डिस्टेंस एयर में लिखनी है, टोटल डिस्टेंस इन एयर, तो ये तो ऑलरेडी बेटा एयर में थी, बट ये सर एयर में नहीं थी, तो हमने इसको एयर में कन्वर्ट कर लिया। एयर में कैसे कन्वर्ट करो, √2 टाइम्स ऑफ ER इनटू इसकी जो फिजिकल डिस्टेंस है, इसकी यहां से यहां तक एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो यहां पर आ जाएगी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाए, पूरा टर्म एयर में डिस्टेंस के इक्वल। तो एयर में ये डिस्टेंस इसके इक्वल आ गई, तो ये होल डिस्टेंस इन एयर लिख दिया हमने, दो चार्ज पार्टिकल के बीच का गैप। सही है, कोई प्रॉब्लम। अगर सर मान लो ये मीडियम कंप्लीट फिलअप होता, यहां से यहां तक फिलअप होता, तो क्या आ जाता बताना, तो ये टर्म 0 हो जाता बेटा, और यहाँ d आ जाता, इसका स्क्वायर का तो √ER टाइम्स ऑफ d स्क्वायर हो जाता। समझ रहे हो, बहुत सिंपल है। चलिए, तो अगर मैं यहीं पर ऐसा बोल दूं कि इफ मीडियम कैसा बेटा, प्रेजेंट इन होल रीजन, क्या कर लेते बेटा, तो D इक्वल टू T हो जाता, फिर इस केस में तो फोर्स कितना आ जाता मीडियम के अंदर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहीं से लिख रहा हूं सारी चीजों को। अब ये टर्म तो हो गया बेटा 0 प्लस √ER टाइम्स, और D की T मतलब ये कंप्लीट मीडियम यहां तक आ गया, तो D लिख देंगे यहां पर, इसका स्क्वायर करो बच्चों तो ये यहां आ जाएगा, समझ रहे हो, तो कितना बन जाएगा मीडियम के अंदर फोर्स,
जो एयर में फोर्स होता है डिवाइडेड बाई ER, जिसको हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, कैसे आ बेटा ये यहां से देखो, इसका स्क्वायर करोगे तो बच्चा ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, डी स्क्वायर यहां पे आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन डी स्क्वायर, ये फोर्स इन एयर हो जाएगा डिवाइडेड बाई ER। बोलो क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और यार। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन खत्म कर देते हैं इसको, एक लास्ट एग्जैक्ट 10 मिनट, एग्जैक्ट 10 मिनट, इससे ज्यादा 1 सेकंड भी नहीं। इसके बाद पढ़ेंगे बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। सही है, किसी एक चार्ज पार्टिकल पर बाकी चार्ज पार्टिकल की वजह से कितने फोर्स लगते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कल स्टडी करेंगे। आज 2 एग्जाम्पल रह गए इसके। चलिए बच्चों लास्ट एक एग्जाम्पल देखेंगे बेटा। Q एक चार्ज पार्टिकल है, एक पार्टिकल, इस पे चार्ज कितना है Q, तो हम लोग लिखेंगे हाउ वी डिवाइड चार्ज Q in 2 parts so that force between them at a particular distance is maximum। हमें यह पूछा है बेटा कि चार्ज Q को कैसे डिवाइड कर दूं जिससे 2 पार्ट में, चार्ज Q को 2 पार्ट में, चार्ज Q इन 2 parts show that force between them at a particular distance fix है is maximum। यानी कि एक चार्ज Q को सर 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करें जिससे इनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखिएगा ध्यान से, चार्ज Q था बेटा, इसको मैंने एक पार्ट तो इसका Q मान लिया, तो दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा फिर Q माइनस Q। भाई एक पार्ट Q और दूसरा पार्ट क्या आएगा Q माइनस Q। इनके बीच में सर पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रख दिया दोनों को, पर्टिकुलर डिस्टेंस सपोज R0, चार्ज Q और Q माइनस Q, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है ये मैक्सिमम होना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो बेटा ये फोर्स लिखोगे कैसे बच्चा, फोर्स लिखो Q माइनस Q डिवाइडेड बाय R0 स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व कर लें इसको, K अपॉन R स्क्वायर कितना आएगा ये कितना Q इंटू कितना आ जाएगा बेटा Q इंटू Q माइनस Q स्क्वायर, ये आ जाएगा यार। अब बच्चा ये एक चीज सोचो यार, जब फोर्स मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम मिनिमम याद है सभी बच्चों को, मैक्सिमम मिनिमम में क्या सिखाया जाता है कि भाई किस क्वांटिटी को मैक्सिमम करना है, किसको मैक्सिमम करना है मुझे, फोर्स को। तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्वांटिटी F को मैक्सिमम करना है चार्ज की किस वैल्यू के लिए, तो dF बाई dQ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो डिफरेंशिएट कर दो बेटा इसको, K अपॉन R0 स्क्वायर, तो पर्टिकुलर डिस्टेंस है तो कांस्टेंट है दोनों, Q कांस्टेंट,
Q के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो कितना आएगा बेटा 1 माइनस 2Q, समझ रहे हो, ये हो गया 0, तो ये 0 में चला गया सारा, तो यहां से आ गया Q इज इक्वल टू 2Q, मतलब Q इज इक्वल टू कितना आया Q बाई 2, यानी कि हाफ पार्ट, मतलब यहां Q बाई 2, तो यहां भी कितना, ये कितना आगे बेटा Q बाई 2, यानी कि दो हाफ पार्ट में हम इसको डिवाइड कर देंगे तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा। कितना आएगा सर मैक्सिमम फोर्स, चलिए मैक्सिमम फोर्स लिख देते हैं यार। मैक्सिमम फोर्स कितना आगे बेटा K Q बाई 2 डिवाइडेड बाय R नॉट स्क्वायर, कितना हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन कितना भाई 4 R नॉट स्क्वायर, दिस इज अ मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, आसान, ठीक है भाई बच्चों। इस Q को हम कैसे डिवाइड करें, दो पार्ट में कैसे डिवाइड करें, मतलब Q की क्या वैल्यू लें जिससे फोर्स मैक्सिमम हो, तो इसके लिए बेटा मैक्सिमम मिनिमम पे जाना पड़ता है कि हम इस क्वांटिटी को मैक्सिमम करना चाहते हैं, इसके लिए इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी, तो dF अपॉन dQ इज इक्वल टू 0। सही है, जैसे हम बच्चों y और x इस क्वांटिटी को मैक्सिमम करना चाहते हैं और x के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगी, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या दिखाओगे 0। ऐसे यहां पर क्या था बेटा, फोर्स को मैक्सिमम करना था, सर Q की वैल्यू क्या सेलेक्ट करें, क्या डिसाइड करें जिसके लिए फोर्स मैक्सिमम हो, तो dF अपॉन dQ इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब बेटा दो प्रोटॉन रखे एक दूसरे से दूर, एक प्रोटॉन यहां पर, एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन बेटा यहां पर, और इनके बीच में डिस्टेंस R नॉट। आपको बेटा कंपेयर करना है इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों का रेशियो क्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं यार, क्या आएगा बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आएगा इनके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K की वैल्यू 9 × 10⁹, और प्रोटॉन पे चार्ज किसके इक्वल होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल, तो E स्क्वायर, अभी बाद में वैल्यू पुट अप कर दूंगा, E स्क्वायर Q इंटू Q, E इंटू E स्क्वायर हो गया और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर 1। ग्रेविटेशन फोर्स सही है, कैपिटल Z की वैल्यू याद है 8.85 होती है, और याद कर लेना, मुझे एग्जैक्ट ना याद हो तो देख लेना आप लोग, मिस्टेक हो सकती है उस कांस्टेंट में। M1 M2 1.78 10⁻⁻27, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड, सही है। जब इनका डिवाइड करते हैं बेटा तो ये आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स शायद 10⁻36, ठीक है, कितना आता है एग्जैक्ट जो है इतना ही आता है जितना मुझे याद है जहाँ तक है, पर तब भी स्किप हो जाए तो कोई बात नहीं, अब लोग देख लेना, ठीक है। चलिए थोड़ा इस कांस्टेंट की वैल्यू बेटा 6.67 परमिटिविटी का होता है, ये तो 6.67 जी की वैल्यू, तो ये आता है ऑर्डर। तो बच्चा आप ये सोचो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ग्रेविटेशन फोर्स के कंपेयर में इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना हैवी है, 10⁻636 ऑर्डर से ज्यादा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मच लार्जर देन ग्रेविटेशनल। सर ऐसा करने से क्या फायदा है, अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स की बात हो रही होगी वहां ग्रेविटेशन को निगलेक्ट कर देंगे, कंसीडर नहीं करें, उसकी तरफ देखेंगे नहीं, जय मने दो, ऐसा समझ रहे हो, इग्नोर। क्यों भाई, इसलिए बेटा इग्नोर, बेचारे की वैल्यू बहुत कम है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना 36 10⁻36 टाइम्स ज्यादा यार, ठीक है। चलिए बच्चों अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लिख दे रहा हूं, फुर्सत मिले तो घर पे आंसर निकाले ना इसका। क्वेश्चन ये है बेटा, फाइंड मिनिमम फोर्स between two charges at a distance
10 मीटर। ठीक है, मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट अ डिस्टेंस 10 मीटर, 10 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, इनके बीच का मिनिमम फोर्स क्या होगा बच्चों, ये आपको बताना है। चलिए मैं हिंट दे दे रहा हूं, तुम तो खैर क्या करोगे। अब ये बोला मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब सोचो बेटा कि डिस्टेंस हमें दी गई फिक्स, बट चार्जेस के बारे में सर कुछ नहीं बोला गया है, तो चार्जेस हम क्या लें। तो बच्चों इस केस में क्या करोगे आप लोग, जो चार्जेस है वो क्या ले लेंगे चार्ज। अब सबसे छोटा कम से कम चार्ज कितना पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। तो ध्यान से समझ लेना और इस क्वेश्चन को। तो मिनिमम फोर्स क्या आ जाएगा बेटा, तो जब यहां पर आप ये मत रो देना सर चार्ज की वैल्यू तो दी नहीं आपने, मिनिमम फोर्स तो मिनिमम चार्ज, तो मिनिमम चार्ज हमारे लिए हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना पॉसिबल है बेटा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां पर, इलेक्ट्रॉन दो जो है कैसे रख दोगे, दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स निकाल दो, तो चार्ज मिल गया आपको। चार्ज कितना कंसीडर कर लेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल, बिकॉज मिनिमम फोर्स पूछा गया था, तो मिनिमम चार्ज, और मिनिमम चार्ज कितना पॉसिबल, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल। चलिए ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।